अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक से जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम एसडीएलसी साइकिल, एसडीएलसी भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर की बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 1 पर ही हैं और ये ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टॉपिक बनता है। आई थिंक सेकंड या थर्ड बनता है। इसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और हमें कोई प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर बनाने में कैसे हेल्प करता है और हम इस फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ करते हैं जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है या एक ऐप बनानी होती है या एक प्रोग्राम बनाना होता है, तो हम इस साइकिल को या इस फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे इस वीडियो में और इसको हम एक सिनेरियो के थ्रू भी समझेंगे। एक सिनेरियो को हम लेंगे, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को, एक सॉफ्टवेयर के सिनेरियो को लेके चलेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा होपफुली। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले एसडीएलसी क्या होता है। एसडीएलसी बेसिकली इज़ अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। वो स्टेजेस क्या हो सकते हैं? वो स्टेजेस स्टार्ट होते हैं हमारे प्लानिंग से, कि जब से हम प्लान करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, व्हाई वी नीड टू डिज़ाइन दिस सॉफ्टवेयर, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। इस तरह के कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ से हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करते हैं और अब हमारी जो वो स्टेप्स हैं वो जाकर एंड होते हैं उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस पर। मतलब एक पूरा साइकिल है। जैसे हम मेडिकल में या बायोलॉजी में मुख्तलिफ साइकिल्स पढ़ते हैं, इसी तरह से ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक लाइफ साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक हमें एक मैच्योर प्रोडक्ट या फाइनल रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जो कि हम जो है किसी जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, एंड जिसको हमने एक लिमिटेड बजट, एक गिवन बजट और एक गिवन टाइम में पूरा करना होता है। यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ चलेंगे। हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी सिस्टम्स के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे एसडीएलसी की हेल्प से बना सकते हैं और कैसे हमें एसडीएलसी हेल्प करता है इस सॉफ्टवेयर को बनाने में और क्या उसका रोल है। अगर ये ना होता तो हम क्या सॉफ्टवेयर बना पाते। यहाँ पर हमने एक सिनेरियो लिया है जहाँ पर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर मैनुअली बुक्स को इशू किया जाता है। मतलब वहाँ पर हमें कोई एज सच सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ से हमें बुक्स का रिकॉर्ड रखा जा सके। मतलब आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरियन होता है वहाँ पर, वो आपसे आपकी बुक इशू करता है। वहाँ पर वो जस्ट रजिस्टर्स पर उसका रिकॉर्ड रख लेता है। मतलब उसके पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो बता सके कि क्या ये वाली बुक मेरे पास पड़ी है लाइब्रेरी में। वो मैनुअली जाकर उस रैक में चेक करेगा और उसको मिल गई तो, नहीं मिली तो वो बता देता है कि यार ये बुक लाइब्रेरी में नहीं है। ऐसा जो उसके पास ना ही कोई डाटाबेस है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ से वो आपको इन अ सेकंड्स रिकॉर्ड दे सके कि मेरे पास ये बुक पड़ी है या नहीं पड़ी, ये बुक पहले से इशू है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम एक लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। इस सिनेरियो को हम साथ-साथ हर स्टेप पे लेके चलेंगे और उसकी हेल्प से हम हर स्टेप को समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके बगैर हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। ये स्टेप क्या कहता है? आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम्स दैट द सॉफ्टवेयर एम्स टू सॉल्व। अब यहाँ पर हमने वो चीज़ें क्लैरिफाई करनी है या वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, हमें क्या मसाइल पेश आ रहे हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना पड़ रहा है। जैसे मैंने पीछे बात की कि एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैनुअली सारा काम चल रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम उस लाइब्रेरी में मौजूद बुक्स का रिकॉर्ड रख सकें। कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम उसको मैनुअली ही बुक्स इशू कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन से बच्चे के पास कौन सी बुक है। इन तमाम चीज़ों के इन तमाम मसाइल के हल के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि हम
इन तमाम मसाइल के लिए जो हमें फ़ेस हो रहे हैं एक लाइब्रेरी में, उनके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। सो नीचे जैसे एग्ज़ाम्पल में है, लाइब्रेरी स्टाफ्स आर करंटली मैनेजिंग द बुक्स, और ये सारी चीज़ें वो मैनुअली पेपर बेस्ड सिस्टम पे जो है मेंशन कर रहे हैं, जो कि इनएफिशिएंट है, प्रोन टू एरर है। इसमें मसाइल का हमें फेस हो सकते हैं, मुश्किल है जो कि काम। और ओवर ड्यू बुक्स अगर हो गई हैं, डेट्स बढ़ गई है, तो उस केस में भी ये मतलब इतना एफिशिएंट नहीं है। सो हमारा गोल क्या है? हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो इन तमाम चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा, और हमें एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम एक ऑटोमेट सिस्टम बना सकें, जिससे स्टूडेंट्स को बुक इशू की जा सकें, और वहाँ से तमाम रिकॉर्ड हमारे पास हो कि किसके पास कौन सी बुक है, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कौन सी बुक किसके पास है। सो तमाम डिटेल हमारे पास उसमें हो। तो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई हो गई कि प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि ऑटोमेट कर दे हमारे लाइब्रेरी को। सो यहाँ से हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। सो दैट इज़ अबाउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जो कि पहला फेज़ था एसडीएलसी का। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग को आप जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोजेक्ट कह सकते हो, या पिलर्स कह सकते हो, जो कि फाउंडेशन रखता है प्रोजेक्ट की। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे होते हैं? इसमें तो हम मेजरली स्कोप को देख रहे होते हैं, रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं, टाइमलाइन को देख रहे होते हैं, या तो रिस्क को देख रहे होते हैं। सो इन सब का क्या मतलब है? बेसिकली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हमें पहले एक थॉरो प्लानिंग करनी पड़ती है उस सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से। उसमें क्या होता है कि जैसे नीचे यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है स्कोप डेफिनेशन। अब हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से स्कोप डेफिनेशन क्या मतलब है इसका? क्या कैसे हम इसका स्कोप क्या होगा? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि द एलएमएस विल अलाउ लाइब्रेरी स्टाफ टू ऐड न्यू बुक, मैनेज बुक चेकआउट्स एंड रिटर्न्स, ट्रैक ओवर ड्यू बुक्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स ऑन लाइब्रेरी यूजेज एंड इन्वेंट्री। स्कोप से मुराद के इसकी क्या वर्किंग होगी, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, क्या क्या परफॉर्म करेगा, क्या क्या परफॉर्म नहीं करेगा। सो हमें इस प्लानिंग फ़ेज़ में इसको डिफ़ाइन करना होता है। अब यहाँ पर जैसे एक सिस्टम हम बना रहे हैं जिसमें हम जो लाइब्रेरी का स्टाफ है वो न्यू बुक्स को ऐड कर सकता है, बुक्स को मैनेज कर सकता है, चेकआउट्स कर सकता है, रिटर्न्स कर सकता है। मतलब किसी स्टूडेंट ने बुक रिटर्न की तो उसको वापस इन्वेंट्री में डालना कि ये बुक वापस आ गई है। किसी ने अगर बुक इशू करवाई तो उसको वहाँ से इशू वाले बॉक्स में ले जाना। अगर किसी की बुक ओवरड्यू हो गई है, किसी कितनी डेट से ज़्यादा चली गई है और किसी स्टूडेंट ने वापस नहीं की, तो उस चीज़ को हैंडल करना। सो इन तमाम चीज़ें हमारे स्कोप में आ रही है, मतलब ये हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आप कह सकते हो इसको, या ये फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम चाह रहे हैं अपने सिस्टम में। नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट टीम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसमें हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टर। यहाँ पर हम क्या देख रहे होते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, क्या हमारे पास इतना रिसोर्स है कि हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? क्या हमारे पास डेवलपर्स मौजूद हैं? क्या हमारे पास टेस्टर्स मौजूद हैं? क्या हमारे पास ऐसा बजट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हम ये सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। सो ये डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। थर्ड पर हमारे पास आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? यहाँ पर हम वो तमाम रिस्क को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि जिस लाइब्रेरी के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, बट हम चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इतना इनफ नहीं है कि ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। हम चाह रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, या कुछ चेंजेस उसमें की जाएँ उसके यूज़र इंटरफेस में, या व्हाटएवर कुछ भी उसमें हम चाह रहे हैं कि उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हमने देखना होता है कि जो हम पुराने सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो क्या हमें पहले से यूज़र्स जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस तो शो नहीं हो रही? क्या उनकी तरफ से बैड रिव्यूज़ या कोई
या वो नहीं चाह रहे कि उसको चेंज किया जाए, या मे बी उसको रिप्लेस करने से कोई सिस्टम में क्रैश आ जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो इन तमाम चीज़ों को हमें देखना पड़ता है बिफोर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सो इन दिस वे प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़। सो ये कुछ डेफिनेशन है, या कुछ आप कह सकते हो चीज़ें हैं जिनको हमें पहले से डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वी हैव फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? यहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। सो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, जो एसडीएलसी है ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपर होता है। ओके, ये हम डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। मतलब हम एक डेवलपिंग टीम है, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। ये यूज़र ने स्टेप्स को फॉलो नहीं करना होता, ये हमने स्टेप्स को फॉलो करना होता है जो उसको डेवलप कर रहा होता है। सो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या हो रहा होता है? सो इस फेज़ में क्या कर रहे होते हो आप? इस फेज़ में आप ये देख रहे होते हो कि वेदर द प्रोजेक्ट आपका प्रैक्टिकल हो पाएगा, क्या ये प्रोजेक्ट अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो क्या ये एक वर्थफुल या एक वैल्यूएबल प्रोजेक्ट हो सकता है। सो इन तमाम चीज़ों की आप जो है इसमें स्टडी कर रहे होते हो। इसमें कुछ टाइप की स्टडीज़ होती हैं। फिजिबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, एक हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड लीगल फिजिबिलिटी। इसको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है? इसमें आप ये देख रहे होते हो, अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे होते हो, उनको इवैल्यूएट कर रहे होते हो और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को देख रहे होते हो कि हम क्या एंड यूज़र के पास, क्या जहाँ पर हमने इस सिस्टम को डिप्लॉय करना है लाइब्रेरी में, क्या वहाँ पर ऐसा हार्डवेयर मौजूद है जो उसको सपोर्ट कर सके, आपके सॉफ्टवेयर को, उसको प्रॉपर्ली उस एनवायरनमेंट में बैठ सके। क्या आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकेंगे, जो उसको मेंटेन कर सकेंगे। सो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी ये भी कहते हैं इसको। इसमें आप ये देख रहे होते हो कि क्या ये प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट लेने वाला है, इसमें हम कितने हमें सेव हो सकते हैं, कितनी हम इसमें सेविंग कर सकते हैं, कितने हम इसको बजट इसमें हमारा जो है वो यूज़ हो सकता है। सो इन चीज़ों को, जितने भी इकोनॉमिकल चीज़ें होती हैं, आप उसको इसमें डिस्कस कर रहे होते हो। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। सो यहाँ पर क्या है कि आप इसमें ये देख रहे होते हो कि जो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो एलएमएस आप बनाने जा रहे हो, क्या वो पुराने लाइब्रेरी वर्कफ़्लो से मिल रहा है? क्या उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? क्या जो वहाँ पे मौजूद स्टाफ है, उसको एडॉप्ट कर पाएगा? क्या वो उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएगा? सो इन तमाम चीज़ों को आप इसमें स्टडी कर रहे होते हो। देन आपके पास आता है लीगल फिज़िबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आप इन चीज़ों को देख रहे होते हो कि क्या जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि किसी लॉ को आप कह सकते हो ओवरकम किया जा रहा हो, किसी लॉ को बायपास किया जा रहा हो, पॉलिसीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा हो, कॉपीराइट्स को आप हर्ट कर रहे हो किसी के। सो इन चीज़ों को भी देखना मस्ट होता है इसमें। सो ये था फिजिबिलिटी स्टडी में। फिजिबिलिटी स्टडी में हम राउंड अबाउट क्या करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, इसमें आप ये देख रहे होते हो, जो हेड ऑफ़ टीम मोस्ट ऑफ़ द केसेस होता है, वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि क्या इन पीछे जो हमने 2-3 स्टेप्स किए हैं, 2-3 फेजेस किए हैं, उससे उसकी ये वैल्यूएशन होती है कि क्या ये प्रोजेक्ट आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। उसका ये होता है कि जो हमने पीछे कुछ स्टेप्स किए हैं, जिसमें हमने डिज़ाइन किया है, सॉरी प्लान किया है, फिज़िबिलिटी की है, क्या उसको इवैल्यूएट करने के बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो यहाँ पर गो या नो गो वाली सिचुएशन होती है। इस पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि क्या हम इस सॉफ्टवेयर को इतने एनालिसिस या इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इसकी इम्पोर्टेंस में यही है कि आप अगर सही तरह एनालिसिस नहीं करते, सही तरह आइडेंटिफाई नहीं करते रिक्वायरमेंट्स को,
तो उसके केस में हमें आगे फेजेस में प्रॉब्लम फेस हो जाती है। प्रैक्टिकली आप कैसे एनालिसिस करते हो, यहाँ पर आप डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उसमें से आप जाकर इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कर सकते हो लाइब्रेरियन से, यूज़र से, सर्विस ले सकते हो वहाँ के स्टूडेंट से कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही हैं, उनको कैसा सिस्टम चाहिए है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइब्रेरीज़ के ऑपरेशंस को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उनके पेन पॉइंट्स को, कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस उन्हें क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चनियर्स की टेक्निक यूज़ कर सकते हो, सर्वेज़ की टेक्निक यूज़ कर सकते हो, वर्कशॉप्स कर सकते हो। सो इस तरह की आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस फेज़ में एनालाइज़ करने के लिए, जहाँ से आपको ये क्लैरिफ़ाई कम से कम हो जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से आगे लेके जा पाओगे या नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ पर हमारे पास जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में आप डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग, मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसमें आप उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है, जिस तरह से भी होती है, आप उसको गैदर कर रहे होते हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि करेक्ट रिक्वायरमेंट्स इंश्योर द सिस्टम मीट्स यूज़र नीड्स। मतलब अगर सही रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वही जो है हमारा सक्सेसफुल सिस्टम जाकर बन सकता है। रिक्वायरमेंट से मुराद क्या है कि एक सिस्टम हमने बनाना है और उस सिस्टम में हमने एक एलएमएस हम बनाने जा रहे हैं, और उस सिस्टम में हम चाहते हैं कि एक रिक्वायरमेंट ये हो कि जब एक स्टूडेंट आए और उसने कोई एक बुक इशू करनी है, तो उससे उसकी एक सैप ली जाए, उसकी एक आईडी ली जाए, उसका एक रोल नंबर लिया जाए, और उस रोल नंबर के अगेंस्ट उसको एक बुक इशू की जाए और उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए, 14 डेज़, 7 डेज़, कि उसने इस टाइम पीरियड में इस बुक को वापस करना है। सो ये एक रिक्वायरमेंट है उसकी। दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि उस सिस्टम में हमारे पास तमाम बुक्स का रिकॉर्ड हो, कौन सी बुक हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है। जब भी कोई स्टूडेंट आए और उसको कोई बुक चाहिए तो वो लाइब्रेरियन से जस्ट पूछे और उसको वो पता चल जाए कि यार ये वाली बुक यहाँ पर पड़ी है। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझाया। सो ऐसे रिक्वायरमेंट्स काम कर रही होती हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना मुख्तलिफ टेक्निक से हो सकता है, जिसमें इंटरव्यूज़ आ सकते हैं, सर्वेज़ आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस आ सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। यहाँ पर आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ स्टाफ का, सर्वेस कर सकते हो, डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर सकते हो, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना है एक लाइब्रेरी के लिए। फिर आता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे होते हो, आप चेक कर रहे होते हो उसकी करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वेरिफिकेशन एंड एक आता है वैलिडेशन। सो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस मिक्स कर देते हैं इन दोनों को, बट इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेरीफाई क्या होता है कि आप ये वेरीफाई करते हो उस सॉफ्टवेयर में कि जो एलएमएस है, क्या वो प्रोसेस कर रहा है बुक को करेक्टली, क्या वो बुक्स को प्रॉपरली इशू कर रहा है, क्या उसमें हम जब किसी स्टूडेंट का यूज़र नेम या उसका सैप या उसका रोल नंबर एंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बुक इशू करके देता है। ये हमने उसको अगर वो दे देता है तो उस मीन्स के इट्स मीन्स के हमने सिस्टम हमारा जो है वो वेरीफाइड है और सिस्टम हमारा करेक्टली काम कर रहा है। वैलिडेशन में क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि सिस्टम हमारा जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, क्या वो उस पर्पस के लिए काम कर रहा है। वो पर्पस क्या था कि वो हमारी लाइब्रेरी का जो मैनुअल टास्क है उसको ओवरकम करे और हमारे सिस्टम को ऑटोमेट करे। सो ये उसकी वैलिडेशन हो गई। नेक्स्ट होता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बेसिकली फ्यूचर पर्पस के लिए होता है कि आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली। अब नेक्स्ट जब आपने डेवलप कर ली वो ऐप, नेक्स्ट ये होता है कि कुछ यूज़र्स की तरफ से आपको फीडबैक मिलता है कि यार ये चीज़ भी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए।
तो उस केस में आप रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे जाते हो और देखते हो कि मुझे ये चीज़ कहाँ पर ऐड करनी है इस सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वाला काम भी उसमें होना चाहिए कि अगर उसको कोई बाद में कोई रिक्वायरमेंट फेस करनी पड़े तो वो भी उसमें ऐड हो सके। तो ये था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो नेक्स्ट वी हैव डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन बेसिकली नॉर्मली भी जब हम बात करते हैं डिज़ाइन की, डिज़ाइन बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। यहाँ पर भी हम हमारी रिक्वायरमेंट्स का एक एज अ ब्लूप्रिंट काम कर रहा होता है, एक स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली वो तो नहीं होता जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, बट ये हमें बता रहा होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर का क्या फ़्लो होने वाला है, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करने वाला है, उसमें क्या मेजर फंक्शनैलिटीज़ होने वाली हैं। सो यहाँ पर एक फ़्लो बता देता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी डेवलपर उस पे कोड करना शुरू करता है, उस पे काम करना प्रैक्टिकली शुरू करता है, तो उसको कम से कम प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज़ उसके पास एक पहले से ही प्रोटोटाइप या एक डिज़ाइन मौजूद होता है जिसको वो फॉलो करके प्रोग्राम कर रहा होता है। और नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन में दो चीज़ें आती हैं। एक इसमें एल्गोरिदम्स आते हैं और दूसरी चीज़ हमारे पास फ्लो चार्ट्स आते हैं। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, आप में से मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहले इनको पढ़ा होगा। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश में हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ली गई है स्टूडेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ही हवाले से, जहाँ पर एक हमने इंस्ट्रक्शन लिखी, एक छोटा सा पार्ट लिखा है। ये तो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है, बट एक छोटा सा पार्ट लिखा है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीड स्टूडेंट आईडी एंड बुक। वो क्या करेगा, रीड करेगा स्टूडेंट की आईडीज़ और बुक की आईडी को रीड करेगा और चेक करेगा जो स्टूडेंट को बुक चाहिए वो अवेलेबल है। अगर है तो वो 6 स्टेप पे मूव कर जाएगा जहाँ पर वो स्टूडेंट को बुक असाइन कर देगा और स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर देगा कि बुक इशू सक्सेसफुली। अगर नहीं है तो वो कह देगा कि बुक नॉट अवेलेबल। सो ये एक एल्गोरिदम है जिसको हम खुद से डिज़ाइन करते हैं बिफोर मेकिंग द सॉफ्टवेयर या बिफोर प्रोग्रामिंग दैट सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं जिसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं अपने कोड की, जो कि हम कोडिंग से पहले करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होने वाली है और वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। इसी तरह से हमारे पास क्लास डायग्राम्स होती है, आप आगे जाकर पढ़ोगे यूएमएल डायग्राम्स होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले होती हैं या डिज़ाइन फेज़ में हम इनको कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिप्लॉयमेंट एंड कोडिंग। सो यहाँ पर वो स्टेप आ जाता है जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। अगर आप एक वेब ऐप बना रहे हो तो आप डिफरेंट सीएमएस को यूटिलाइज़ कर सकते हो, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, व्हाटएवर जो भी है वो। और अगर आप एक मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पर आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड मल्टीपल आपके पास लैंग्वेजेस हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हो। और ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप अपनी लैंग्वेज को, अपने स्टैक को चेंज कर सकते हो। प्रैक्टिकल में यही है कि आप उसमें क्या करोगे, कोड करोगे उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पर आप उसमें एक मैनेज बुक की फंक्शनैलिटी को ऐड करोगे। अगर कोई बच्चा रिटर्न करता है बुक तो वो फंक्शनैलिटी उसमें होगी। इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे होगे। और इसको बनाने के लिए आप डिफरेंट सीएमएस को यूज़ कर सकते हो। सीएमएस हम उनको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस हो गया, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। विक्स हो गया जो कि सेम काम कर रहा होता है। शॉपिफाई इन द सेम वर्क, थोड़ा सा ई कॉमर्स साइट पर आ जाता है, बट हम उसी को सीएमएस में ही उसको इंक्लूड कर रहे होते हैं। या तो आप कस्टम कोडिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो। कस्टम कोडिंग में आप प्योर कोडिंग के थ्रू वेबसाइट्स को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड कोडिंग फेज़। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्टिंग, जो कि अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आप उसको टेस्ट करते हो कि वेदर जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो उस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, क्या उसमें कोई रिक्वायरमेंट मिसमैच तो नहीं कर रही, क्या वो सॉफ्टवेयर बग फ्री है, क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने सोचा था। तो यहाँ पर दो टाइप की टेस्टिंग होती है। एक को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड सेकंड इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
सो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम विदाउट सीइंग कोड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हमारा इसमें कोड के साथ कोई लेना देना नहीं होता, हम जस्ट उस सॉफ्टवेयर को ऊपर ऊपर से टेस्ट कर रहे होते हैं, हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे होते हैं। जैसे हम उसकी आउटपुट को देख रहे होते हैं कुछ इनपुट्स देकर। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है, हम जैसे बना रहे हैं अभी, तो वहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया स्टार्टिंग में। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में होता है स्टार्टिंग में फॉर्म, जिसमें आप लॉगिन या साइन अप करते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं उसमें एक ईमेल देकर और एक पासवर्ड देकर। अगर तो ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होंगे देन वो प्रोसीड कर जाएगा, अदरवाइज़ वो प्रोसीड नहीं कर सकेगा आगे। सो ये एक टेस्टिंग हमने उसके ऊपर परफॉर्म कर ली। अगर तो वो आगे मूव कर जाता है रॉन्ग पासवर्ड और रॉन्ग जीमेल के केस में, तो उस केस में हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फेल हो जाती है। मतलब यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं लूप होल है, हमें कहीं ना कहीं इसको ठीक करने की ज़रूरत है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर कोड को टेक्निकली एग्जामिन कर रहे होते हैं कि क्या कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या सोर्स कोड में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर हम इंटरनल सॉफ्टवेयर की हमारा कंसर्न होता है कि हमने इंटरनली सॉफ्टवेयर को ऑब्जर्व करना होता है। होपफुली आपको टेस्टिंग भी समझ आ गई है कि यहाँ से टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई कि वाई टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंस in SDLC. Next we have deployment and implementation. Deployment and implementation में क्या होता है, what does this phase do, क्या करता है phase? Deployment में हमारे पास यहाँ पर हम उस स्टेप पे पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने कोड भी कर लिया अपने सॉफ्टवेयर को, हमने टेस्ट भी कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब हम उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उस सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उस सिस्टम पर रन करने जा रहे हैं, जहाँ से वो एंड यूज़र्स को अवेलेबल होगा। हमारे एंड यूज़र्स कौन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लाइब्रेरियंस हैं, हमारा स्टाफ है। सो उनके लिए हम उसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स की डिप्लॉयमेंट्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट होती है, फिर हमारे पास फेज़ डिप्लॉयमेंट होती है, फिर हमारे पास पायलट डिप्लॉयमेंट होती है, और एक होती है पैरेलल डिप्लॉयमेंट। सो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, ये बेसिकली एक बिग बैंग अप्रोच भी कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रीवियसली कोई लाइब्रेरी में कोई सिस्टम रन कर रहा है तो हम उसको कम्प्लीटली अबॉलिश करके, ख़त्म करके अपना नया सिस्टम डिप्लॉय कर देते हैं। तो इसी तरह से हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जैसे इसका बेसिक सा पढ़ेंगे कि इनको क्या कहते हैं या क्या बेसिकली ये है। फिर आती है फेज़ डिप्लॉयमेंट। फेज़ डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि इसमें हम सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। हम डायरेक्टली उसको नहीं डिप्लॉय करते जैसे हमने डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में किया। हम क्या करते हैं कि एक मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एट अ टाइम, देन दूसरे मॉड्यूल को, देन तीसरे मॉड्यूल को, ताकि हमारा सिस्टम जो है प्रॉपरली उस इन्वायरमेंट में बैठ सके, उससे फैमिलियर हो सके, यूज़र फ्रेंडली हो सके। सो इसमें ऐसे हम कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास पायलट डिप्लॉयमेंट आता है। पायलट डिप्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस सिस्टम को, उस नए सिस्टम को, उस नए सॉफ्टवेयर को कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल करते हैं, उनके लिए डिप्लॉय करते हैं, जिससे ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर कुछ छोटे अमाउंट ऑफ पीपल्स के दरमियान रन कर रहा होता है। हम उसको डायरेक्टली फुल स्केल डिप्लॉयमेंट नहीं करते। ये नहीं करते कि डायरेक्टली हमने लाइब्रेरी में डिप्लॉय कर दिया। हमने क्या किया यहाँ पर कि कुछ नंबर्स ऑफ़ पीपल्स, कुछ स्टूडेंट्स को दे दिया या कुछ स्टाफ को स्पेसिफ़िकली उसकी एक्सेस दे दी, ताकि हमें पता चल सके कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको अगेन डिबगिंग करें उसकी, और अगेन हम उसको वेरीफ़ाई करें और उसको चेक करें, और उसके अंदर अगर कोई चेंजेस की नीड है तो हम उसको कर सकें। तो यहाँ पर हम उसको लिमिटेड पीपल्स की जो है हद तक एक्सेस में रखते हैं। पैरेलल डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, हम यहाँ पर दोनों सिस्टम्स को पैरेलल लॉन्च करते हैं, पैरेलल चला रहे होते हैं। पुराना सिस्टम भी हमारे पास चल रहा होता है और न्यू सिस्टम भी चल रहा होता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास दोनों सिस्टम एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं, और हमें आसानी होती है, हम बता सकते हैं कि यार कौन सा सिस्टम बेटर है, किस में प्रॉब्लम ज़्यादा है, किस में प्रॉब्लम कम है। सो इससे हम कंपैरिजन अच्छा कर सकते हैं। सो उस केस में हम पैरेलल डिप्लॉयमेंट भी कर रहे होते हैं। सो ये कुछ टाइप की डिप्लॉयमेंट्स हैं। होपफुली ये भी आपको समझ आ गई है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप,
जिसमें हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन में हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया गया। यू कैन से दैट इट्स लाइक अ यूज़र मैनुअल है, जिसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में, और जो कि हेल्प करता है यूज़र्स की, डेवलपर्स की, उस सिस्टम को समझने के लिए, उस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हर सॉफ्टवेयर की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक मैनुअल होता है। इन द सेम वे हम इस स्टेप में उस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। सो द नेक्स्ट वी हैव मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, जो कि लास्ट स्टेप ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है SDLC का। यहाँ पर हम क्या इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है एंड यूज़र तक फंक्शनल चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो तो उसको ऑन टाइम करेक्ट किया जाए और उसको अगेन उस सिस्टम में रनिंग पे लाया जाए। यहाँ तक कि जब भी हम कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट बाय करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई फ़िज़िकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गई, तो हमें मोस्ट ऑफ़ द केसेस एक वारंटी ऑफ़र की जाती है, एक सपोर्ट ऑफ़र की जाती है कि अगर इस टाइम पीरियड में इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम फेस होती है आपको, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। इन द सेम केस फॉर सॉफ्टवेयर भी आप जो है आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर कोई इसमें न्यू फीचर आपने विद द टाइम ऐड करना है, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में ही हमारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं। अगर आप नया मोबाइल बाय करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर तक, 2 ईयर्स तक जितनी भी कंपनी प्रॉमिस करती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देती रहती है। बेसिकली वो उसकी एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट होती है, मेंटेनेंस होती है, जिससे वो अपने iOS को, अपने एंड्रॉयड को अपडेट करती रहती है, आपके मोबाइल एनवायरनमेंट को बेटर करती रहती है, उसकी परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन द सेम वे काम कर रही होती हैं। ये था कुछ हमारा SDLC। एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमने एक बेसिकली इन स्टेप्स को फॉलो करके एक सक्सेसफुल LMS बिल्ड कर दिया, जिसने हमारे लाइब्रेरी ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर दिया, एरर्स को कम कर दिया और यूज़र की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दिया, या अच्छा पॉजिटिव फीडबैक का हमें उससे मिल सका। दिस इज़ ऑल अबाउट SDLC। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो से SDLC का एक अच्छा हाउ हो गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि प्रैक्टिकली SDLC का क्या काम है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हम SDLC को क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम SDLC के ही कुछ फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, जिसमें वाटरफॉल मॉडल है, अजाइल मॉडल है। So that is all about this video. So thanks for watching. We'll meet soon in the next video. Allah Hafiz.